हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट है क्या एक्चुअल में? लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एक क्या है? एनर्जी का एक सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे को किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है? हेल्प करती है। विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे? जैसे ये सन, सूरज, जिससे क्या होती है? लाइट रिलीज हो रही है। सन रेज जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, और इस ऑब्जेक्ट पर जो लाइट है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। और कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? जो इस फूल का कलर है वो लाइट, वो कलर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कहां तक पहुंच रहा है? आईज तक। और बाकी जितनी भी है वो कलर क्या हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन लाइट जो है बाउंसिंग बैक होके किधर जा रही है? आईज पर जा रही है, जिसकी वजह से हम इस फ्लावर को देख पा रहे हैं। तो इट मीन इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट सी द ऑब्जेक्ट। वी कांट सी द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते इन एब्सेंस ऑफ लाइट में। तो इसका मतलब लाइट जो है हमारे को एक तरह से क्या देती है? ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। और लाइट हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है। इट प्रोपोगेट इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। जैसे ये एक बल्ब, जला हुआ बल्ब है, उसको हमने किससे देखने की कोशिश करी? एक पाइप से, होलो पाइप से। जब उसे देखा तो हमें बल्ब जलता हुआ नजर आया, जब हमने यहां से देखा तो। लेकिन जैसे ही उस पाइप को हमने क्या कर दिया? बेंड कर दिया। तो बेंड करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये पाइप बेंड हो गया, तो इसका मतलब हमें जलता हुआ बल्ब नहीं दिखेगा। इससे ये पता होता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है। लाइट मूव इन ए स्ट्रेट पाथ मीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स द लाइट प्रोपोगेट, लाइट मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। अगर लाइट के सामने के पे या लाइट के रास्ते में, लाइट के पाथ में अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या होता है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ओपैक ऑब्जेक्ट आते ही तो लाइट क्या करती है? उसकी शैडो कास्ट कर देती है। इट कास्ट शैडो व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट के रास्ते में अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आता है तो क्या होता है? उसमें हमारे को उसकी शैडो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट आने से लाइट जो है दूसरी तरफ नहीं बेंड हो पाती, जिसकी वजह से हमें क्या नजर आता है? स्ट्रेट शैडो नजर आती है। क्या आती है? हमें उस ऑब्जेक्ट की शैडो नजर आती है। और लाइट जो है ड्यूल नेचर बिहेव करती है। ड्यूल नेचर का मतलब है इट बिहेव एज ए वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। मतलब ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह बिहेव करती है। दूसरा, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। लाइट जो है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, जो भी आपने देखा था कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, जिस स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं। और लाइट को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको प्रोपोगेट करने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये वैक्यूम में भी पास हो जाती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसी को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और इसकी जो स्पीड है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। सूरज की रोशनी को अर्थ में आने के लिए कितना समय लगता है? 500 सेकेंड मींस 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकेंड सूरज की रोशनी को अर्थ में आने पर कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम सन की रेज को अर्थ में पहुंचने तक लगता है। या हम बोल सकते हैं 500 सेकेंड टाइम टेकन द लाइट रेज फ्रॉम सन टू अर्थ। अब जो लाइट है उसमें कुछ टर्म्स आती है, जैसे जैसे रे है। रे क्या है? इसका मतलब रे एक क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन रिप्रेजेंट करती है।
कौन सी लाइन? जो ये बताती है कि लाइट इस रास्ते में जा रही है। रे इज द स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट के रास्ते को बताती है। अ सिंगल स्ट्रेट लाइन जो लाइट के रास्ते को बताती है उसे हम क्या बोलते हैं? रे। अगर बहुत सारी रे को मिला दिया जाए, बहुत सारी रे को कंबाइन किया जाए, या उन्हें हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ रे। क्या बोलते हैं उसे? बंडल ऑफ रे। इस बंडल ऑफ रेज को अगर बहुत सारी रेज को मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, बंडल बना दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं उसे? बीम। तो बीम ऑफ लाइट क्या होगा? बीम ऑफ लाइट जो क्या है? एक बंडल ऑफ रे जो एक पर्टिकुलर सोर्सेज से एमर्ज होती हैं, निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये बीम ऑफ लाइट जो पर्टिकुलर सोर्सेज से एमर्ज होती हैं, निकलती हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? पहला, अगर बीम ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलती है, हो सकता है ये सारी की सारी रेज क्या हो? पैरेलल हो। अगर सारी की सारी रेज क्या है? आपस में पैरेलल हैं, तो इसे बोलते हैं पैरेलल बीम। मींस ऑल रे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल बीम। अगर जो रेज हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये क्या होती है? डाइवर्ज हो रही है। पॉइंट से निकल रही है और क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, रास्ता फैला रही है, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। और इनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। इट मीन ये डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। अगर रेज डिफरेंट कहीं से आ रही है और एक पॉइंट पर आके मिल रही है, एक पॉइंट पर आके मिल रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिल रही है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिलती हैं, तो उस टाइप की रेज को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रेज। और जब एक पॉइंट पे मिलती हैं, इन डिफरेंट रेज जो मिलकर बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं इन्हें? कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। कन्वर्जेंट बीम मींस विच मीट एट ए पॉइंट, जो रेज आपस में आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, उन रेज को हम कन्वर्जिंग रेज कहते हैं और इन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। फिर आपका है मिरर। मिरर क्या है? एक हाईली पॉलिश सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो सरफेस है, एक पॉलिश सरफेस, एक तरफ से पॉलिश किया होता है, और एक तरफ से क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनी सरफेस, जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरफ से लाइट आई उसी तरफ लाइट को जाने देता है। इट मीन मिरर इज द हाईली पॉलिश एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो ज्यादातर लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट उस प्लेन सरफेस पर, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है, तो बाउंसिंग बैक करके उसको वापस भेज देता है। उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हमेशा किस में होता है? मिरर में होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन मिरर। अब मिरर जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं? हमारा पहली बात, पहला कौन सा मिरर होता है? हमारा पहला होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, यहां से हमने क्या कर दिया? इसको पॉलिश कर दिया। ये जो पॉलिश किया होता है, ये हमारा क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर से पॉलिश किया होता है। सिल्वर से पॉलिश किया होता है। वाई इट पेंटेड विद सिल्वर कलर। इसको सिल्वर कलर से पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारी रेज आई, ये मिरर है प्लेन मिरर, रेज आई, रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वापस गई, जिस साइड से आई उसी साइड से वापस चले गई। और ये क्या होता है? केवल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। अब दूसरा मिरर कौन सा? हमारा स्फेरिकल मिरर। दूसरा कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर हमारे कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर। मींस ये स्फेयर से लिए गए। जैसे मान लो एक स्फेयर हो गया, ये हमारा सेंटर है, और इस स्फेयर में अगर मान लो बाहर से हमारा क्या क्या रखा है? पॉलिश कर रखा है। बाहर से क्या कर रखा है? पॉलिश। इफ इट इज पेंटेड फ्रॉम द आउटसाइड, और जो शाइनी सरफेस है वो क्या है? कर्व इनवर्ड। मींस ये वाला, ये हमारा जो रेस पार्ट है वो क्या है? पॉलिश किया हुआ है।
और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, मीन एक तरह से गुफा की तरफ है। जब लाइट गुफा की तरफ आ रही है तो इस टाइप के स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी लाइट को कन्वर्ज करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। कैसे, देखें, मान लो ये स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर का इसका नाम है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और दूसरा नाम क्या बताया आपने इसका, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करते हैं, इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब लाइट गुफा की तरफ आती है, मूव इनवर्ड अंदर की तरफ आती है, तो टकराने के बाद ये क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ये रेज आई और क्या करा, कन्वर्ज करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिलता है। लाइट को कन्वर्ज करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसीलिए इसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। और कनकेव मिरर में जो हमारा पेंटेड पार्ट है, जो हमारा पॉलिश पार्ट है, वो आउटसाइड की तरफ होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनवर्ड, कर्व इनवर्ड होता है। जैसे एक तरह से हम अंदर की तरफ, मीन गुफा की तरफ जा रहे होते हैं जब लाइट मूव इनवर्ड होती है। और दूसरा जो स्फेरिकल मिरर है वो हमारा क्या है, जैसे ये स्फेयर है, इस स्फेयर से अगर किधर की तरफ, बाहर की तरफ, अगर मीन्स अगर शेड कैसे हो, शेड हमारा ये वाला हो, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा हमारा, ये हमारा मिरर कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। ये मिरर कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में ये हमारा एक्चुअल में कन्वेक्स मिरर, जिसमें क्या होगा, जो पॉलिश सरफेस है वो इनवर्ड की तरफ होगा, और रेज पार्ट हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा क्या होगा, रेज पार्ट। और गुफा वाला पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर, इसे बोलेंगे कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। इसे कन्वेक्स या डाइवर्जिंग, कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस पर आती हैं, ऑल द रेज, जितनी भी रेज पर पड़ेंगी वो क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, फैल जाएंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग मिरर। तो मिरर हमारे तीन टाइप के हो गए, एक प्लेन मिरर, एक कनकेव मिरर, और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हमारे स्फेरिकल मिरर हैं। फिर उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्शन, जो हमें आपने बताया कि रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ओनली ए मिरर। अब जो रिफ्लेक्शन वो किस में हुआ, मिरर में हुआ। अब कैसे, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एक एग्जांपल ले लिया, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ये पेंट कर रखा है किससे, सिल्वर पेंटेड। क्यों, रिफ्लेक्टिंग करेगा ज्यादा से ज्यादा। लाइट इस पर पड़ी और पड़ने के बाद क्या है, वापस गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद, लड़ने के बाद वो वापस हो जाती है उसी दिशा में, उसी तरफ, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बैक ऑफ लाइट, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है। और जो रेज किसी सोर्स से आ रही है और मिरर पर पड़ रही है, स्ट्राइक टू द मिरर, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। द रे विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो टकराकर वापस गई, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद जो रेज निकली, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और एक क्या होता है इसमें, नॉर्मल। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है इमेजिनरी लाइन। ये हमारा नॉर्मल है, नॉट इट इज रे, ये नॉर्मल है, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में एक एंगल बनता है, जिसे हम बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आर जो है, एंगल आर, ये हमारा क्या है, ये एंगल ऑफ, सॉरी, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये आई और आर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम। अब जो लाइट जो रेज पड़ी इस मिरर पर, अब रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर रेज ऑफ लाइट सरफेस पर पड़ी, प्लेन सरफेस पर अगर रेज ऑफ लाइट पड़ती है, बीम ऑफ लाइट अगर प्लेन सरफेस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल निकलती है। ये रेज पड़ी तो ये क्या होगी, निकलेगी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऑल रेज स्ट्राइकिंग के बाद क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस में होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा किस में होता है, प्लेन सरफेस में। और इसमें एमर्जेंट, तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर उसके बाद हमारी अगर इरेगुलर सरफेस में पड़ी, इफ द रेज फॉल ऑन ए, या बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए इरेगुलर सरफेस, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, और ये किसी भी डायरेक्शन में गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। जो टकराई वो इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद निकली रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें जो है रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है और वो हमेशा पैरेलल नहीं होती। और रिफ्लेक्ट जो हमारा डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस, हमेशा कौन से होगा, रफ सरफेस में होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमेशा किस में होगा, रफ सरफेस में होगा। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के टाइप। रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप के हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर ऑन ए सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस लाइक प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर पैरेलल। ये हमारा क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, सारी रेज क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर एट द सरफेस ऑफ ए रफ सरफेस, किस पर, किस सरफेस पर अकर होती है, रफ सरफेस पर, लाइक कार्डबोर्ड या इरेगुलर सरफेस पर। और रिफ्लेक्टेड रे इसमें पैरेलल नहीं होती। ये हमारा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे आपने पढ़ा, मींस जैसे अभी आपने पढ़ा इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रे टकराई, जो रे टकराई उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। एट द पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पर टकराई इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी आपने करा था, दोबारा देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो रे टकराई उसे इंसिडेंट रे। और जो रे टकराने के बाद वापस निकली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से निकली, उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंसिंग बैक जो हुई उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे टकराई उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम किससे लिखते हैं, आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप पढ़ चुके हो, ये एंगल आई और ये एंगल आर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि हमारा ये प्लेन सरफेस पर इट विल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। ये हमारा मिरर है, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। इस पर एक रे टकराई, इंसिडेंट रे, दूसरी रे टकराई कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रे टकराई रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। पहला लॉ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा क्या है, नॉर्मल। तीनों का जो पॉइंट है, दोनों तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तीनों का सेम है, तीनों का सेम है, तीनों का सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और तीनों एक ही सरफेस पर लाई है, एक ही सरफेस पर लाई है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal meet at the same point of incidence on the same surface, on the same surface. Incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence या at the same point of incidence
लाई इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर तीनों रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होती हैं और एक ही प्लेन सरफेस पर लाई होती हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ इज सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन अगर एंगल आई 90 है, अगर एंगल आई 30 है तो आर भी क्या होगा, 30 होगा। अगर एंगल आई 20 है तो आर भी कितना होगा, 20 होगा। लेकिन अगर यहां पर ये 30 डिग्री है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 30 है, तो व्हाट इज आई एंड व्हाट इज आर। तो अगर ये एंगल 30 है तो हमारे पास ये नॉर्मल है। नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई प्लस एंगल 30, ये कितना होगा 90। तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 30, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, आई इक्वल टू 60 डिग्री, और आर भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री, और ये हमारा क्या होगा 30 डिग्री। लेकिन अगर कोई भी रेज फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन सरफेस, कोई रे अगर किसी प्लेन सरफेस पर नॉर्मली पड़ती है, ये हमारा नॉर्मल है, अगर इंसिडेंट रे इस पर टकराई तो क्या होगा, इफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर टकराती है, नीचे परपेंडिकुलर गिरती है, इफ इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन सरफेस, तो इसका मतलब आई कितना होगा, 0। तो क्या होगा, आर भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे वो क्या होगा, बाउंसिंग बैक या रिट्रेस द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इफ अ रे, इफ इंसिडेंट रे, ये है हमारा इफ इंसिडेंट रे fall normally on a surface या plane surface, then तब क्या होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0, मीन्स द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द सेम पाथ। रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते पर वो इंसिडेंट रे गिरी थी। तो जैसे जैसे इंसिडेंट रे बढ़ेगा, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। इट मीन आई इक्वल टू आर। अगर एक क्वेश्चन और देखिए, अगर हमारे को ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, तो व्हाट इज आर एंड व्हाट इज आई। तो हमारे पास क्या होगा, ये भी 20 हो जाएगा, और 20 और ये एंगल कितना है 90। ये नॉर्मल कितने डिग्री का बना रहा है, एंगल 90। तो 90 में से 20 गया तो 7, एंगल आई इज इक्वल टू 70 और एंगल आर इज इक्वल टू 70। कब, जब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर के बीच में एंगल 20 डिग्री का है, तो आई 70 के बराबर होगा और आर भी 70 के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई लाइट नॉर्मली फॉल होती है प्लेन सरफेस पर, तो इट रिट्रेस द सेम पाथ और उसमें आई इक्वल टू आर होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है हमारे पास पॉइंट देखेंगे एक बार। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन ए सेम प्लेन, किसी एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, पहला लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई है और ये एंगल आर है, आई इक्वल टू आर। दूसरा लॉज है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इट इज द सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर, चाहे रिफ्लेक्शन वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। अब इमेज क्या है, इमेज किस में बनेगी, हमारी इमेज हमारी मिरर में बनती है और किस में बनती है, लेंस में बनती है। अब इमेज हमारा क्या है, इमेज बनाने के लिए कम से कम, या इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, कम से कम 2 रे चाहिए। और वो 2 रेज आपस में क्या होनी चाहिए, या तो मीट होनी चाहिए या इंटरसेक्ट होनी चाहिए अपने आप, या हम उसको प्रोड्यूस करने के बाद मिलाएं। आइदर एक्चुअली इंटरसेक्ट देमसेल्फ और इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत होती है। इमेज तभी बनेगी जब 2 रेज आपस में टकराएंगी, या तो प्रोड्यूस करने के बाद टकराएंगे या अपने आप टकराएंगे। कैसे, अब जैसे मैंने एक कनकेव मिरर ले लिया,
ये हमारा कनकेव मिरर है। अब ये रेज आ रही है और ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसे हम कन्वर्जिंग रे मिरर बोलते थे। ये रे आ रही है और ये टकरा के यहां पर है। तो जिस पॉइंट पर दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट पर इमेज बन रहा है। तो इमेज कहां बन रही है, यहां पर इमेज बन रही है, ये आई, यहां पर हमारी इमेज बन रही है, क्योंकि इस पॉइंट पर दो रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहां पर इमेज बनी, जिस 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 पॉइंट पर दो रेज आपस में टकराती हैं, या तो अपने आप टकराएंगे रिफ्लेक्शन के बाद, या प्रोड्यूस होने के बाद टकराएंगे। तो वहां उस पॉइंट पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज हमारा यहां पर बन रहा है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां पर इमेज बन रही है। और ये जो रेज हैं ये एक्चुअली इंटरसेक्ट है, तो इसीलिए ये जो है हमारी क्या बनी है, इमेज विच फॉर्म बाय एक्चुअली इंटरसेक्टेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल में इंटरसेक्ट या टकराने के बाद ये इमेज बनी है, तो इसे हम रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे रियल इमेज बोलेंगे। अगर मान लो ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा है कन्वेक्स मिरर। अब इसमें इमेज बना के देखते हैं, ये आ गया, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये रेज निकली तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी। क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने के बाद ये डाइवर्ज होगी तो नहीं मिल रही, फिर एक रेज और प्रोड्यूस की, ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो रेज कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिलेंगी, तो क्या करेंगे, हम इसे हल्का सा प्रोड्यूस करेंगे। अब इसे मिलाएंगे, क्योंकि इमेज तो मिरर में बनेगी बनेगी, तो अब ये मिल नहीं रही, तो इन्हें क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। प्रोड्यूस कर दिया, यहां से इसको प्रोड्यूस कर दिया, जिस पॉइंट पर मिले, जिस पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पर मिले तो ये प्रोड्यूस किया, जिस पॉइंट पर मिले वहां पर क्या बन गई, इमेज बन गई। और ये जो पॉइंट मिला हमारे को, ये एक्चुअल में जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रे टकराई नहीं है, ये हमने क्या करा, इसको प्रोड्यूस किया। रे तो इधर की तरफ जा रही थी, हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, डॉटेड में, इमेजिनरी थी। तो ये जो इमेज बनी, ये जो दो रेज आपस में जो टकराई है, ये अपने आप नहीं टकराई, ये हमने प्रोड्यूस करने के बाद टकराई है। प्रोड्यूस करने के बाद ये दो रेज मिली हैं किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मिली है वो इमेज। और ये इमेज जो है वो बनी कब है, जब ये प्रोड्यूस करने के बाद दो रेज आपस में मिली। तो जो इमेज प्रोड्यूस करने के बाद बनती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसे, वर्चुअल इमेज। तो इमेज हमारी दो टाइप की हो गई, कौन सी, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब इमेज बनने के लिए कम से कम क्या, कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। तो इमेज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसमें एक पॉइंट लिखा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इन लेंस। इसका मतलब लेंस में भी इमेज बनती है, और रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इन मिरर। तो मिरर में भी इमेज बनती है। लेंस का हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम मिरर का पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इमेज जो है बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए, और वो दो रेज जो है आपस में या तो एक्चुअल में टकरानी चाहिए, या उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अगर नहीं टकराएंगे तो उसे प्रोड्यूस करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज हमारी दो टाइप की है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज है, जो रियल इमेज है, इसका मतलब वो इमेज है जिसमें दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती हैं, जो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हैं। रियल इमेज कब बनती है, जो दो रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये क्या होता है, इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग, मतलब इंटरसेक्ट या मीट होती है आफ्टर, इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग, बढ़ाने के बाद मिलती है ये दो रेज। तो वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल रे। तो एक्चुअली इंटरसेक्ट होती है जब दो रेज, वो इमेज हमारी होती है रियल। और जो रेज, जब दो रेज प्रोड्यूस करने के बाद मिलती है, वो हमारी इमेज होती है वर्चुअल। और जो रियल इमेज है उसे हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब स्क्रीन मतलब सिनेमा हॉल में, वॉल में, स्क्रीन में, दीवार में हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसे हम स्क्रीन में नहीं बना सकते। और जो रियल इमेज है हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी होती है। इट इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड। और ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी। ये क्या होती है, सीधी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो रियल इमेज है वो उल्टी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो वर्चुअल इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट। और लास्ट पॉइंट है, जो रियल इमेज है वो हमारा एक तो कन्वेक्स लेंस में बनता है।
कन्वेक्स लेंस में और किसमें, कनकेव मिरर में बनता है। किसमें, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में। लेकिन वर्चुअल इमेज हमारी कनकेव लेंस में बनेगा और कन्वेक्स मिरर में बनता है, कन्वेक्स मिरर में। और इसके अलावा किससे बनेगा, प्लेन मिरर में बनता है। किसमें बनता है, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में भी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ये दो टाइप की इमेज है। कौन कौन सी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अगर हम घर में चम्मच देखते हैं, स्पून देखते हैं, तो स्पून का जो हमारा गुफा वाला पार्ट है, गुफा वाले पार्ट में हम अपनी इमेज देखते हैं, तो हमारी इमेज हमें कैसी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। आप जरा चेक करना, तो हमें कैसी इमेज दिखाई देगी, उल्टी। जो गुफा वाला पार्ट है उसमें क्या दिखेगी हमारी इमेज, देखो सिर नीचे और बॉडी, सिर नीचे, तो इसका मतलब ये हमारी क्या, इन्वर्टेड। जब ऐसी हमें इमेज दिखाई दे, ऐसी इमेज दिखाई दे, उल्टी दिखाई दे, तो इसका मतलब ये हमारी रियल इमेज है। क्या, हमारी रियल इमेज। इफ ए लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट विदाउट प्रोड्यूसिंग इट, बिना प्रोड्यूस किए ये एक्चुअली इंटरसेक्ट होते हैं, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों में बनता है। फिर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज हमारी क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी। जैसे हमारा प्लेन मिरर है और कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, इसमें कैसी होती है, देखो सीधी होती है। लेकिन कनकेव मिरर में एक कंडीशन में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। देखो जैसे हम खड़े हैं वैसे हमारी इमेज दिखे, तो इसका मतलब कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब ये जो इमेज है, जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में नहीं टकराई। अगर हम चम्मच लेते हैं, स्पून लेते हैं, स्पून का हमारा जो है, स्पून लेते हैं और स्पून का हमारा रेज पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, गुफा वाला पार्ट नहीं, जैसे ये स्पून है, ये वाला पार्ट, अगर इसकी तरफ हम देखते हैं तो हमारे को इमेज कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। मीन सिर ऊपर और पैर नीचे, मीन्स जैसे हमारी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी पोजीशन है, वैसे हमें इमेज दिखाई देगी। तो इरेक्ट है, इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये दोनों कैसी है, वर्चुअल, जैसे हम खड़े हैं वैसी दिखाई दे रही है, इरेक्ट सीधी, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट आफ्टर प्रोड्यूसिंग, मीन्स प्रोड्यूस करने के बाद जब दो रेज आपस में टकराते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, से स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं करते। ये कैसे होते हैं, इरेक्ट। और ये कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और प्लेन मिरर में ऑब्टेन होता है। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले हम प्लेन मिरर में इमेज बना के देखेंगे, इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले क्या है, प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट ये डॉटेड है, ये बिहाइंड द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखें। ऑब्जेक्ट इरेक्ट, तो पहली रेज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे निकली पैरेलल इस लाइन के, ये आ गया। अब हमने पढ़ा है टकराया, इस मिरर से टकराया, तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो कैसे गिरी, इसके ऊपर नॉर्मली गिरी। मींस इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली ऑन ए, किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, बाउंसिंग बैक, इसी एंगल पर बाउंसिंग बैक हो जाएगी। इसका मतलब इस कंडीशन में आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मली फॉल हुई। अब हम यहां क्या करते हैं, दूसरी रे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए, अभी एक रे है, तो इसका मतलब दूसरी रे हम पास करेंगे कहां से, दूसरी रे हम ये पी पॉइंट से पास करेंगे, जिसे हम आगे बोलेंगे पोल। अब ये पी से पॉइंट क्या है, ये मेरी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकरा रही है और जितना एंगल बना रही है आई, उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बाउंसिंग बैक एट द सेम एंगल। तो एंगल आई और एंगल आर, जिस एंगल से टकराई उसी एंगल से वो क्या होगी, वापस आएगी, रिफ्लेक्ट एट ए सेम एंगल। तो इसका मतलब ये मेरी पहली रे थी, ये दूसरी रे थी, तो इसका मतलब रे आपस में नहीं टकराई। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि इमेज बन नहीं रही। तो इमेज बनाने के लिए इस रिफ्लेक्टेड रे को, इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहां से इसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉटेड में। तो जहां पर, यहां पर मिल गया।
थोड़ा सा बैक, ये एंगल आर, आई इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये टकराई तो क्या करेंगे, इसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, इसे प्रोड्यूस करेंगे और यहां से इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो जहां पर ही मिली, यहां पर मिली, ये जो है पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आफ्टर प्रोड्यूसिंग, इंटरसेक्शन आफ्टर प्रोड्यूसिंग। तो यहां पर क्या बनी, इमेज बनी, यहां पर क्या बनी, इमेज बनी। ये इमेज कौन सी बनी, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट आया है ये प्रोड्यूस करने के बाद आया है, प्रोड्यूस करने के बाद आया, तो यहां पर जो इमेज बनी वो कौन सी बनी, वर्चुअल बनी। कैसी बनी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, ये हमारी क्या है, इमेज। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, पहला जो ऑब्जेक्ट का इस मिरर से जितनी दूरी है, जितनी दूरी है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम है। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट इमेज की है। इट मीन साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है। और 1 कौन सा, प्लस। और इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी। तीसरी कंडीशन क्या है, जो हमारे पास इसकी जो प्लेन मिरर की जो फोकस मींस फोकस, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, इमेज का साइज यही होगा। हमें एडजस्ट करने की, मिरर को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो फोकस है किसका, प्लेन मिरर का जो फोकस है वो इनफाइनाइट है। कहीं भी रखेंगे इमेज का साइज ना बड़ा ना छोटा होगा, ना हमें फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। तो फोकस पॉइंट जो फोकस है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इनफाइनिटी होगा। जब फोकस इन्फिनिटी है तो उसकी पावर क्या होगी, पावर 0 होगी। क्यों, क्योंकि पावर 0, पावर अगर कम ज्यादा है तो इसका मतलब साइज भी इमेज का कम ज्यादा होना चाहिए। तो साइज ऑफ इमेज ना तो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, इसलिए क्या हुआ, पावर इसकी 0 है। तो फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज 0, और फोकल लेंथ भी क्या होगी, इंफिनिटी होगी, क्योंकि इसकी एक्चुअल में फोकल लेंथ हमें नहीं पता। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो मैग्निफिकेशन होगा वो +1। तो m+1 का मतलब है, प्लस मीन वर्चुअल, प्लस का मतलब है वर्चुअल इमेज, और 1 का मतलब अगर m 1 के बराबर है तो वर्चुअल और इरेक्ट। प्लस का मतलब है वर्चुअल, इरेक्ट अगर 1 है तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। कब, जब m किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट, अगर m माइनस है तो ये क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, ये रियल। तो इमेज इन प्लेन मिरर में कैसी बनी मेरे पास, अब ये देखते हैं जरा दोबारा ध्यान से। देखो, इमेज इन प्लेन मिरर, पहला, अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनी, रियल बनी, ओ वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इसका +1 है। प्लस मीन वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लस मीन, प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1 का मतलब है साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम है। व्हेन अ प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर को एक एंगल पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो डबल हो जाता है। जब रेस पर लाइट पड़ी, नॉर्मली पड़ी, तो उसने क्या हुआ, रिट्रेस द सेम पाथ। जैसे रेस सीधी पड़ी तो उसी रास्ते पर वापस आ गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का इन्फिनिटी है, क्योंकि वो कहीं भी बेंड नहीं है, कहीं भी रेडियस नहीं बना रहा है, तो इसलिए उसकी फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। फोकस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। जब फोकस पॉइंट इसका इन्फिनिटी है तो पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज 0। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो है ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, और उसे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर। फिर भी ये और डायग्राम दे रखा है तो आपको और जल्दी समझ आ जाए। जैसे हमारे पास इधर देखा, देखो ये मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने ये
रियल में पर्सन खड़ा है और इमेज कहाँ बन रही है इसकी, देखो इसकी हाइट सेम, इसकी हाइट क्या है, सेम है, और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, और सीधा इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है, और यहाँ पर साइज सेम है, तो इसलिए क्या है, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इसलिए वर्चुअल के लिए क्या प्लस और 1, ये हमने बनाई अभी इमेज। देखो इंसिडेंट रे और टकरा के क्या आ गई, वापस आ गई, फिर इंसिडेंट रे किसी एंगल पर टकराई आई पर और वापस उसी एंगल पर आ गई, तो इसे हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, और यहाँ से इसको प्रोड्यूस किया, जहां पर ये टकराए वहां पर क्या बनी, इमेज, और ये इमेज कैसी बनी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये वाला, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर से बराबर रहेगा। लेटरल इन्वर्जन, जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने करते हैं, किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर हमारी लेफ्ट चीज राइट अपीयर होती है और राइट चीज हमें लेफ्ट दिखाई देती है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। व्हेन राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट एंड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, जब हमें राइट चीज लेफ्ट दिखाई देगी और लेफ्ट चीज हमें राइट दिखाई देगी, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसे हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। देखो इसने इसने कर रखा है कौन सा, ये लग रहा है देखो यहाँ पर, ये देखो राइट हैंड है ना, और यहाँ पर क्या लग रहा है, इसका लेफ्ट हैंड अपीयर हो रहा है, ये राइट हैंड इसने रेज किया, लेकिन मिरर में जो इमेज बन रही है वो दिख रही है कौन सी, ऐसे लग रहा है कि उल्टा हाथ उठा रखा है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस जो गाड़ी होती है उनमें क्या लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ताकि जैसी वो साइड मिरर में लगे तो वो कैसे दिखाई दे, हमें सीधी दिखाई दे। ये किस लिए, लेटरल इन्वर्जन की वजह से, जो हमें राइट चीज लेफ्ट दिखाई देती है और लेफ्ट चीज राइट, इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा है, कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। और जब आउटर सरफेस, ये हमने पढ़ा, देखो ये स्फेरिकल मिरर है, बाहर से अगर क्या नाम है पॉलिश है और गुफा की तरफ साइनी सरफेस है, तो हमारा क्या है, कनकेव मिरर। अगर ये गुफा की तरफ पॉलिश किया हुआ है और रेज पार्ट हमारा क्या है, साइनी सरफेस है, तो हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर। और इसे हम पॉलिश जो करते हैं वो सिल्वर से करते हैं। तो दो टाइप के हो गए, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, दो स्फेरिकल मिरर है, हम पढ़ चुके हैं। अब टर्म्स यूज इन द प्लेन वो इन मिरर, ये हमने मिरर लिया, मिरर जो है हमारा बना क्या, स्पेयर से बना, क्या बना, एक स्पेयर से बना। स्पेयर का एक सेंटर होता है जिसे सेंटर ऑफ स्पेयर बोलते हैं, सी, सी इज द सेंटर ऑफ स्पेयर, सी क्या है, सेंटर ऑफ स्पेयर, और इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं, सी सेंटर ऑफ स्पेयर। सेंटर ऑफ स्पेयर का मतलब है, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो P है, P इज द पोल ऑफ ए मिरर, पोल ऑफ ए मिरर का P क्या है, मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का देखो C तो है सेंटर ऑफ द स्फीयर है, C इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, बट P इज द सेंटर ऑफ ए मिरर, मिरर का सेंटर, जहां यहां से लेके यहां तक जो भी इसकी लेंथ है, उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोल। सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। पोल क्या है, मिरर का सेंटर, मिड पॉइंट, यहां से लेके यहां तक जो ये हमारा क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या विड्थ ऑफ द मिरर, ये पूरा का पूरा ए और बी, ये हमारी क्या है, विड्थ ऑफ द मिरर। विड्थ ऑफ द मिरर को हम बोलते हैं अपर्चर, क्या बोलते हैं इसे, अपर्चर। अपर्चर जो है हमारा विड्थ ऑफ द मिरर है या विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा अपर्चर है, ये हमारा अपर्चर है। अब ये हमारा क्या कहते हैं, स्पेयर बना, तो इसके अंदर सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी, इसके अंदर सी क्या है, सेंटर ऑफ स्पेयर, पी क्या है, पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, क्या बनेगा, रेडियस। रेडियस किसका, स्पेयर का, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, distance between the center of curvature and pole, it mean r is the radius of curvature, जो कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट f, ये आ गया f, तो इसका ना f से p तक की दूरी, f से p तक की दूरी, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन f एंड p, मींस डिस्टेंस बिटवीन f एंड p, और f क्या है मेरा, फोकस पॉइंट, f क्या हमारा, फोकस। अभी फोकस की डेफिनेशन क्या है, अभी बताते हैं। फोकस,
इसका मतलब लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब फोकस क्या है? फोकस एक पॉइंट है, उससे पहले हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन, एक लाइन है which pass through the center of curvature and pole, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन which pass through the center of curvature and pole, एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा बचा फोकस। फोकस क्या है? फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा जैसे फोकस आया कैसे? इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में वो पॉइंट जहां पर सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या होगी? इसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर टकराएगी, जहां पर टकराएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। फोकस जो है वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पर कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिल रही है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको दोबारा देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी इज द पोल, पोल क्या है? सेंटर ऑफ या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, और पोल की विड्थ को हम बोलते हैं अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर इसके बाद हमारा आ गया फोकस। फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में वो पॉइंट है जहां पर रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर टकराते हैं उसे हम बोलते हैं फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फोकस। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसका मतलब सीपी जो है, सीपी हमेशा एफ पी का डबल होगा। एफ पी का क्या होगा? डबल। और सीपी का हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी हमारा क्या है? फोकल लेंथ। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो आर अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ आ जाएगा। तो फोकस क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। ये दोनों में ये टर्म्स यूज होती है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा क्या है? जो हमने अभी टर्म्स पढ़ी थी वो रखी है सारी। देखिए जरा ध्यान से, पोल, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग spherical surface is not pole, midpoint of the mirror, center of curvature, the center point of a given sphere is known as center of curvature, center of sphere। radius of curvature क्या है? the distance between the pole and the center of curvature, means pole और center of curvature के बीच की दूरी को हम radius of curvature बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ के अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर को दो भागों में डिवाइड कर देता है, स्फीयर को दो भागों में डिवाइड कर देता है। अपर्चर क्या है? विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर, जो अभी आपको मैंने ए भी बताया था। फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में वो पॉइंट जहां पर ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज पास होंगी और वो टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? फोकस। फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस में वो पॉइंट है जहां पर सारी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो इमेज, क्योंकि मिरर में इमेज बनती है तो इमेज बनाने में कौन कौन से हमें रूल यूज करने पड़ेंगे कनकेव मिरर में? ये हमने पढ़ा है कि पोल, ये हमने पढ़ा है फोकस, ये हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस।
पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट रूल है, अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आ रही है, और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? फोकस से। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। जितनी भी रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो किससे पास होंगी? फोकस से पास होंगी। किससे पास होंगी? फोकस से। देखिए ये पैरेलल रे, एक रे इंसिडेंट रे, इसका मतलब किसके पैरेलल? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल, दोनों रेज क्या है? पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे इंसिडेंट रे दोनों आपस में पैरेलल है, तो टकराएंगे, लड़ी से, लड़ने के बाद किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। इसका मतलब जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है। A ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection. टकराने के बाद वो किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या करें? ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रेज किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। मान लो ये रेज आ रही है, इंसिडेंट रे, फोकस से पास होगी। अब ये टकराई, मिरर से टकराई। जो रेज इंसिडेंट रे जो फोकस से पास हो रही है और वो मिरर से टकराई, टकराने के बाद वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, बाउंसिंग बैक होगी। तो वो क्या होगी? हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होगी? बाउंसिंग बैक होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये हमारी दूसरी है। पहली हमने क्या पढ़ी? पहली हमने पढ़ी, पहला पढ़ा, अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो किससे पास होगा? फोकस से पास होगा, पहला। दूसरा क्या पढ़ा? कि अगर कोई रेज क्या होगी? फोकस से पास हो रही है और मिरर से टकराए, फिर क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये दूसरी पढ़ी। तीसरी क्या पढ़ेंगे? अब तीसरी पढ़ते हैं। तीसरी क्या है हमारे पास? अगर कोई रेज किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका मतलब जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, अब वो जाएगी कैसे? वो रिट्रेस द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब क्यों आएगी उसी रास्ते से? क्योंकि यहां से लेके सी से यहां तक की दूरी, अगर मैंने इसे ले लिया बी, तो सी और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। और इस पॉइंट पर अगर मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ये टेंजेंट कहलाएगा। और टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये हमारा क्या है? सी बी रेडियस है। तो इसका मतलब रेडियस हमेशा, जैसे हमने पढ़ा होगा सर्कल में, मैथ में, ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हमेशा रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसीलिए ये क्या होगा? जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब जो ये रे जो पड़ रही है वो क्या हो रही है? फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली फॉल हो रही है। तो नॉर्मली फॉल मीन्स आई इज इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0। तो I और r दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। फॉल्स नॉर्मली, तो I और r दोनों 0। तो इसका मतलब रिट्रेस द सेम पाथ। तो जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो क्या होगी? उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करें? रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तीसरा हमने लास्ट है, अगर कोई रेज पोल से पास होती है, अगर कोई रेज पोल से पास होती है, मींस कोई रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है लेकिन पोल से टकराती है, पोल की तरफ आ रही है, ये इंसिडेंट रे पोल पर टकराई तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया, जितना एंगल बनाया पोल पर टकराई उसी एंगल से वो बाहर निकलेगी। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री एंगल पर टकराती है तो 30 डिग्री एंगल से ही वो बाहर होगी, जो मेरा क्या होगा? आर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे 4 रूल्स हैं टू यूज टू फॉर्म द इमेज। इमेज बनाने के लिए हमें 4 रूल याद करने पड़ेंगे। अब यहां पर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आपको बता देता हूं, डिफाइन कर देता हूं। जैसे हमने पहली रे पढ़ी थी, पहली रे क्या पढ़ी हमने? कि कोई भी रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये आ गई और ये क्या होगी? किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। ये मेरी क्या होगी? इंसिडेंट रे। और ये मेरी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, अगर मान लो ये ए है
तो इसका मतलब सी से अगर हम ए को मिलाते हैं तो सी ए रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका काम करेगा, सी ए इज एक्ट एज ए नॉर्मल। क्या किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा आई, और ये एंगल क्या हो जाएगा आर, आई इक्वल टू आर। तो ये हमारा रे डायग्राम भी कंप्लीट हो जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी वेरीफाई हो जाता है। अब हम दूसरी रे वाले के हिसाब से करेंगे, जो हमने दूसरी रे पढ़ी थी। दूसरी रे क्या पढ़ी थी, देखिए कि अगर कोई रे किससे पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। अभी आपने पढ़ा था दोबारा, प्रिंसिपल फोकस से ये पास हुई, ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है। अब क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई, ये मेरी इंसिडेंट रे और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे। अब आपसे पूछेगा इंडिकेट एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर इंडिकेट करो। तो यहां पर क्या ले लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया। सी से अगर ए को मिलाते हैं, सी से ए को मिलाया तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, और रेडियस मींस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये नॉर्मल का काम करेगा, किसका काम करेगा, नॉर्मल का। इट एक्ट एज ए नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा। ये नॉर्मल, ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का। तो हमने पढ़ा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा होता है आर, आई इक्वल टू आर। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर मिल रहे हैं और एक ही सरफेस पर मिल रहे हैं। ये हमारा दूसरा है, जिसे हमने एंगल आई और आर दोनों बता दिए। अगर आपसे क्वेश्चन कई बार आता है कंप्लीट द रे डायग्राम, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द रे डायग्राम, पेपर में कई बार क्या आता है, ऐसा आता है कि रे डायग्राम कंप्लीट करिए। अब आपको पता है कि ये रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इंसिडेंट रे टकरा रही है। ये इंसिडेंट रे क्योंकि मिरर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है। अब ये किससे पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब कई बार कंफ्यूज के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसको ना सी को और इसको मिलाएंगे ए को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी को ए को मिलाया तो ये नॉर्मल का काम करेगा। अब यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा, ये इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो निकली वो रे है, और ये पेपर में एरो लगाना जरूरी है, एरो इज कंपलसरी, एरो लगाना जरूरी है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आई हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में हमारा आर हो गया। इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपको उल्टा करके देते, जो आपने अभी किया था, ये उल्टा करके दिया है, अगर मान लो ऊपर से पैरेलल दे रखी है, तब भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अब कंप्लीट कहता है कंप्लीट करिए, तो किससे पास करोगे, फोकस से पास करोगे, ये आपको पता है। ये मेरी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, और सी से इसको मिलाएंगे तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आई, ये मेरा क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। थर्ड पॉइंट तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो आपने क्या पढ़ा था, रिट्रेस द सेम पाथ। अब रिट्रेस द सेम पाथ मतलब जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पर वापस चलेगी, तो इसका मतलब आई इक्वल टू आर हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसका मतलब इसमें आई और आर दोनों क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन सरफेस, सॉरी ऑन द सरफेस। 90 डिग्री का एंगल बनाया, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल, टेंजेंट है तो 90 डिग्री का, तो इसका मतलब आई और आर दोनों जीरो के बराबर होंगे, रिट्रेस द सेम पाथ। और फिर फोर्थ पढ़ा हमने, फोर्थ आपको इजी है, वो तो आपको कर ही रखा है। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रे किससे पास होती है, पोल से पास होती है। कोई रे, इंसिडेंट रे अगर पोल से पास होती है, तो एंगल किसी एंगल पर कोई एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जितने एंगल बनाया उसी एंगल से क्या होगा, वो वापस आएगा, और ये आएगा आर। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करता है। ये 4 रूल हैं विच इज यूज, जो हमारे को इमेज फॉर्मेशन के काम आएंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस। आपको इमेज फॉर्मेशन, इससे अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर टुडे।